हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल XYZ मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक बार एक इंसान को बैंक ने लोन देने से मना कर दिया तो उस इंसान ने पूरी बैंक को ही खरीद लिया। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी कैप पहने खड़ा है। इसकी कैप से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इस कैप के पीछे टॉप बिजनेसमैन छुपा हुआ है। इस ब्लैक बॉय का नाम बर्नार्ड है और यह जूते चमकाता है, लेकिन वो हर जगह बहुत ध्यान देता है। उसने अपना शू स्टॉल बैंक के सामने लगा रखा है ताकि उसके सारे कस्टमर्स अमीर लोग हों। वो उन पैसों की परवाह नहीं करता जो उसको जूते चमकाने से मिलती है। वह जूते काफी धीरे पॉलिश करता है ताकि उसको बैंक के सीक्रेट पता चल सके जिनकी व्हाइट लोग बात किया करते हैं। जैसे वो लोग चले जाते हैं तो वह लड़का सब कुछ एक नोटबुक में नोट कर लेता है। उसे फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए जो उन लोगों से सुनता है। काफी छोटी उम्र में ही उसे यह पता चल जाता है कि उसका सपना एक बैंकर बनना है। 1939 टेक्सास की वह जगह, यहाँ काले लोगों से काफी भेदभाव किया जाता है और उन पर काफी अत्याचार होता है। बर्नार्ड के पापा उदासी से कहते हैं कि उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन बर्नार्ड की आंखें सभी मुश्किलों के बाद भी एक कठोर संकल्प दिखाती हैं। बर्नार्ड 15 साल बाद बड़ा हो जाता है और उसकी वाइफ यूनिस और बच्चों के साथ लॉस एंजलिस चला जाता है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ज्यादा नहीं था जितना कि घर पर था। इन सब के बाद बर्नार्ड यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। 3 लोगों की फैमिली एक उबड़ खाबड़ कमरे में रहती है जो उसके रिलेटिव्स का है। फिर भी बर्नार्ड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वह यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। बर्नार्ड ने अपना काम एक रियल एस्टेट एजेंट से शुरू किया और वह सारी जगह बेचने के लिए घर ढूंढता है। अपनी काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन के बाद उसको पता चलता है कि ब्लैक कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है जबकि व्हाइट कम्युनिटी के काफी घर खाली हैं। काले लोगों को काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन यहाँ उनकी कोई मार्केट नहीं है। रियल एस्टेट स्पेकुलेशन और रेंटिंग के लिए एक बेहद ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बर्नार्ड एक व्हाइट अपार्टमेंट देखता है जिसके फ्रंट डोर के पास काफी घास थी जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं था। फिर वो लोकेशन का फायदा देखता है जो ब्लैक एरिया से दूर है। फिर वो घर के ओनर के पास जाता है और कहता है कि वह घर मुझे बेच दो। बर्नार्ड कहता है कि अभी मैं $10,000 दूंगा और सारे कमरे रेंट पर चढ़ने के बाद मैं आपको $5,000 और दे दूंगा। ओनर को उसका आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन ओनर कहता है कि वह कोई रिस्की बिजनेस नहीं चाहता। बर्नार्ड कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। बर्नार्ड की नजर फिर उसके कैलेंडर पर जाती है जो उसको लोकल बैंक मैनेजर ने दिया है। फिर बर्नार्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ओनर को गुड बाय कहता है और सीधे बैंक चला जाता है। यहाँ उसको उस मैनेजर का पता लग जाता है जिसने कैलेंडर भेजा था। मैनेजर की सेक्रेटरी जो काले लोगों से भेदभाव करती है वह बर्नार्ड को मैनेजर से मिलने के लिए मना कर देती है। बर्नार्ड काफी घंटों से बैंक के दरवाजे पर खड़े होकर मैनेजर के आने का इंतजार करता है और जैसे ही मैनेजर आता है बर्नार्ड जल्दी से उसको रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे VIP कस्टमर को जानता हूँ। मैं जो बिजनेस करता हूँ उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए लोन अप्रूव कर दोगे। लेकिन बैंक मैनेजर बिना कुछ सोचे समझे उसे मना कर देता है। उसी रात बर्नार्ड को ओनर की कॉल आती है। ओनर कहता है कि क्या तुमने लोन लेने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया? बर्नार्ड के पास अब माफी मांगने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ओनर को पूरा विश्वास होता है कि बर्नार्ड अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। ओनर डिसाइड करता है कि वह उसको लोन दिला देगा। बर्नार्ड को उसकी जिंदगी का पहला लोन मिलता है और वह प्रॉपर्टी खरीद लेता है। यह सन 2020 की मूवी है जो हमें एक ट्रू एंटरप्रेन्योर की स्टोरीज बताती है। 1950 में एक यूनाइटेड स्टेट में एक ब्लैक मैन जो डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा था वह काफी मेहनत करता है और अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है। बर्नार्ड एक साहसी और सूझबूझ वाला इंसान था। हम सबको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बूढ़ी औरत शॉपिंग से अभी घर आती है। काले आदमी को दरवाजे पर देखती है और वह बूढ़ी औरत तीखी आवाज से बर्नार्ड से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बर्नार्ड बड़े प्यार से जवाब देता है कि वह घर को रेनोवेट कर रहा है। बूढ़ी औरत उसको गुस्से से देखती है और कहती है कि तुम जैसे वर्कर्स को यहाँ पर ध्यान से रहना चाहिए। बर्नार्ड कहता है कि यह मेरी बिल्डिंग है और मैं इस बिल्डिंग का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। बिना कुछ कहे वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इसके बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस बर्नार्ड को कहती है कि उसको उस बूढ़ी औरत ने बताया है कि तुम इस बिल्डिंग के ओनर होने का दावा कर रहे हो। बर्नार्ड रियल एस्टेट के सर्टिफिकेट की कॉपी पुलिस को दिखाता है। ऐसा लगता है कि उसको प्रॉब्लम का पहले से ही पता चल गया था, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर था। पुलिस को लगता है कि यह प्रॉपर्टी बर्नार्ड की है और वह चली जाती है। उस रात बर्नार्ड वापस अपने अपार्टमेंट में आता है। वैसे ही बूढ़ी औरत उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि यह टाइम नहीं है रेनोवेशन का। बर्नार्ड उसको प्यार से जवाब देता है कि वह अब कोई वर्कर नहीं है, वह इस घर का ओनर है। बूढ़ी औरत हक्की बक्की रह जाती है और कुछ दिनों के बाद वह गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि वह काले लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती है। जैसे ही वह औरत घर छोड़ती है बर्नार्ड अपना घर एक ब्लैक लेडी को रेंट पर दे देता है। ब्लैक टीनेंट मार्केट काफी बड़ी हो जाती है जैसा उसने सोचा था और जल्दी ही सारी बिल्डिंग्स भर जाती हैं। बर्नार्ड पहले ओनर को बाकी के पैसे लौटा देता है। वह बर्नार्ड की काफी तारीफ करते हैं और उसको अपने साथ बिजनेस करने का ऑफर देते हैं। बर्नार्ड एक घर पसंद करता है और उसकी इनकम कैलकुलेट करता है। पुराना ओनर ट्रांजिशन की बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और व्हाइट लोगों को नहीं पता होता है कि वह ब्लैक लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे, लेकिन बर्नार्ड इसके लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच समझौता काफी अच्छा चल रहा होता है। वह दोनों काफी जल्दी बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। बर्नार्ड अपार्टमेंट से मैंसन में शिफ्ट हो जाता है और अपनी फैमिली को खुशहाल जिंदगी दे देता है। दिमाग से फाइनेंशियली सोचना और ज्यादा प्रॉफिट कमाना उसके अल्टीमेट गोल रहे हैं। हालांकि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं चलती, मुश्किलें कभी भी आ सकती हैं। पहले ओनर और बर्नार्ड का
पार्टनर काफी बूढ़ा हो चुका था और कुछ सालों बाद अचानक से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कंपनी में उसकी इक्विटी उसकी वाइफ को मिलती है। उसकी वाइफ ब्लैक लोगों से काफी भेदभाव करती और बर्नार्ड के साथ कोऑपरेट नहीं करती। वह बर्नार्ड से नफरत से उसके सारे शेयर काफी सस्ती कीमत पर खरीदना चाहती है। अगर बर्नार्ड मना कर देता है तो वह उस पर मुकदमा चला देगी। और उस जमाने में यहाँ व्हाइट और ब्लैक लोगों में भेदभाव किया जाता है। आपको क्या लगता है कि जज किसकी साइड लेगा? बर्नार्ड को यह गलत बिहेवियर पसंद नहीं आया, इसलिए वो कोर्ट जाने का डिसाइड करता है। लेकिन अब उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसके पुराने ओनर के साथ रिलेशनशिप को टेस्टिफाई कर सके। वह बैंक मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वह पहले से ही पुराने ओनर की वाइफ की फेवर में होता है। वह बर्नार्ड को इग्नोर करता है। बहुत ही ज्यादा निराश होने के बाद वह बैंक में खड़े होकर वह चारों तरफ देखता है और साफ सुथरे बैंक में भेदभाव चारों तरफ दिखाई देता है। सिर्फ उसकी स्किन के रंग की वजह से उसको हमेशा तिरस्कार किया जाता है। जब भी वह बैंक में जाता है ऐसा ही होता है। यह सब सोचते हुए बर्नार्ड के माइंड में एक आइडिया आता है। वह देखता है कि उस बिल्डिंग में 4 बैंक हैं और चारों के दरवाजे काले लोगों के लिए बंद हैं। बर्नार्ड के माइंड में एक आइडिया आता है, अगर वह यह पूरी बिल्डिंग खरीद ले तो देखते हैं कि मेरे साथ कौन भेदभाव कर सकता है। इसलिए बर्नार्ड लॉस एंजलिस में ब्लैक रियल एस्टेट डेवलपर जॉय को ढूंढता है और उसको अपना प्लान बताता है। पहले उसको लगता है कि बर्नार्ड का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि बिल्डिंग का प्राइस काफी ज्यादा होता है और कोई भी ब्लैक पीपल लॉस एंजलिस में उस जमीन को नहीं खरीद सकता। लेकिन बर्नार्ड से थोड़ी सी बातचीत करने के बाद जॉय को लगता है कि बर्नार्ड कोई इमेजिनरी मैन नहीं बल्कि सूझबूझ वाला इंसान है। वो इस बिल्डिंग को इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि उस बिल्डिंग के सभी बैंक उसके लिए काम करेंगे और उसको लोन देने के लिए मना नहीं कर सकते। वह अपने रियल एस्टेट का ट्रेंड भी उसको बताता है ताकि उसको रियल एस्टेट का काम सही ढंग से पता चल सके। जॉय बर्नार्ड के आइडिया से हैरान हो जाता है और उसको लगता है कि यह आइडिया काम जरूर कर पाएगा। जॉय काफी ज्यादा अमीर है, वह भी व्हाइट लोगों के अंदर काम करता है। अगर वह व्हाइट लोगों के बैंक में जाएगा तो वह ज्यादा पैसे कमा सकता है। हालांकि वह अभी भी गोरे लोगों से लेनदेन के बारे में सीधे बात नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको एक गोरा आदमी चाहिए जो उनका एजेंट बनकर काम कर सके। बर्नार्ड के पास इसके लिए भी एक आइडिया है, मैट, जो उसके साथ रेनोवेशन में मदद कर रहा था। वो बहुत ही ईमानदार इंसान है और बहुत ही एम्बिशियस भी। इसलिए जॉय और बर्नार्ड मैट को गोल्फ खेलना, हाई क्लास मैनर्स, मैथमेटिक्स थिंकिंग और रियल एस्टेट के बारे में समझाते हैं। मैट बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है और व्हाइट लोगों जैसा गोल्फ खेलता है। क्लब में मैट बैंक बिल्डिंग के ओनर से मिलता है और यह सब जॉय ने प्लान किया होता है। उसकी बातचीत काफी अच्छी चल रही होती है। मैट को बिल्डिंग खरीदने का मौका मिल जाता है, लेकिन मैट को यह नहीं पता कि आगे की बातचीत वो कैसे करे। बर्नार्ड मैट को आगे की तैयारी करने में हेल्प करता है। वह सबसे पहले बिल्डिंग की लाइट काउंट करता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद वह वैकेंसी रेट देखता है और बिल्डिंग की एनुअल रेवेन्यू कैलकुलेट करता है। बिल्डिंग की एस्टिमेट वैल्यू का पता करता है। बर्नार्ड कैलकुलेट करके कुछ नंबर्स निकालता है जो मैट को मीटिंग से पहले याद रखने होंगे। और मीटिंग में मैट हमेशा उनसे एक कदम आगे चल रहा होता है और उनको एग्जैक्ट नंबर ही बता रहा होता है। यह देखकर बॉस काफी हैरान हो जाते हैं और उनके साथ का अकाउंटेंट भी गूंगा बैठा होता है, क्योंकि उन सबको लगता है कि वो लोग एक बड़े मैथ जीनियस से मिल रहे हैं। और आखिरकार बर्नार्ड को बिल्डिंग मिल ही जाती है जिसका प्राइस 2.4 मिलियन है। जब भी बर्नार्ड बैंक के अंदर जाता है या बाहर आता है तो सभी बैंक के प्रेसिडेंट हाथ मिलाने आते हैं। बैंक का मैनेजर जिसने बर्नार्ड के लिए चीजें मुश्किल कर दी थी, वह यह सब देखकर शौक में आ जाता है। और यहाँ पर बैंक के सपोर्ट से जॉय और बर्नार्ड का रियल एस्टेट का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। उन्होंने लॉस एंजलिस में वो बैरियर तोड़ दिया है जो गोरे लोगों और काले लोगों को अलग कर रहा है। काफी काले लोग अब गोरे लोगों के बीच में रहते हैं। कुछ सालों बाद 1963 में बर्नार्ड अपने पापा ब्रिटेन से मिलने वापस टेक्सास आ जाता है। डिनर करने के बाद ब्रिटेन बर्नार्ड को कहता है कि मुझे तुम्हारी सक्सेस पर गर्व है। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे के साथ शहर में घूमने जाता है। वो उस बैंक के बाहर खड़े होते हैं जिसके बाहर वो जूते पॉलिश करता था। उस वक्त टेक्सास में काफी ज्यादा भेदभाव था। वह एक छोटे लड़के से मिलते हैं जो जूते पॉलिश करने का काम कर रहा होता है, जैसे कि बर्नार्ड अपने बचपन में किया करता था। बर्नार्ड काफी हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि वह लड़का सिर्फ गोरे लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है। इस घटना की वजह से बर्नार्ड को लगता है कि उसको अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बर्नार्ड यह सोचता है कि वह काले लोगों का स्टेटस सोसाइटी में चेंज करेगा और उनको अच्छा कर देगा। अगले दिन बर्नार्ड जॉय से मिलता है और कहता है कि उसको टेक्सास की बैंक को खरीद लेना चाहिए। जॉय को लगता है कि बर्नार्ड का दिमाग हिल गया है जो यह सब सोच रहा है, क्योंकि टेक्सास में काफी ज्यादा जातिवाद माना जाता है। बर्नार्ड जॉय को काफी अच्छी रीजन देता है कि उनको यह बिल्डिंग क्यों खरीदनी चाहिए और आखिरकार जॉय मान जाता है। बर्नार्ड फिर मैट को इस प्लान में शामिल करता है और उसको फ्रंटमैन की तरह इस्तेमाल करता है। वह लोग बैंक के ओनर रॉबर्ट फ्लोरेंस सीनियर और जूनियर से डील करने के लिए मिलते हैं। फ्लोरेंस जूनियर को कुछ गलत होने का एहसास होता है, जबकि फ्लोरेंस जूनियर मैट को बैंक बेच देता है। बर्नार्ड के पास जैसे ही मैनलैंड बैंक आता है, वह अफ्रीकन अमेरिका के लोन्स में हेल्प करता है और ऐसा लगता है कि बर्नार्ड का यही गोल है कि वह अपने लोगों की हेल्प कर सके, उनको अच्छे घर दे सके, उनको पैसे कमाने का मौका मिले। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन फ्लोरेंस जूनियर लोन की जांच करना शुरू कर देता है और फ्लोरेंस जूनियर मैट का पीछा करता है। मैट जॉय और बर्नार्ड से मिलता है। फ्लोरेंस उनके सामने आकर उनके लोन्स के बारे में पूछता है जो उसने पास किए थे और उनको यूएस स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट का लीडर के साथ धमकी देता है। वह कहता है कि वह महीने के अंदर वह बैंक की छानबीन करने के लिए आएगा और यह कहकर वह चला जाता है। फिर वो लोग अपने अगले कदम के बारे में सोचते हैं। इस बीच मैट एक सजेशन देता है। मैट कहता है कि हम लोग एक और बैंक खरीद सकते हैं और सारे लोन्स प्रॉब्लम को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वह लोग मार्लेल मोर बैंक को
खरीदने की बात करते हैं। बर्नार्ड कहता है कि दिक्कत यह है कि बैंक की देखरेख करेगा कौन। इस पर मैट कहता है कि अगर उसको अनुमति मिले तो वो बैंक चला सकता है। बर्नार्ड को आइडिया इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह मान जाता है और इसके साथ ही वह अपनी वाइफ को मैट पर नजर रखने के लिए कहता है। मैट अलग तरीके से बैंक चलाता है। अगले दिन मैक लॉयर से मिलता है और लोन्स पर साइन करने लग जाता है। थोड़े दिनों बाद मैट को फ्लोरेंस जूनियर का कॉल आता है और वह उन्हें बताता है कि बैंक का एक क्लाइंट बैंक के सारे पैसे निकालने वाला है ताकि बैंक की हालत खराब हो जाए। फेडरल बैंक का एग्जामिनर मैट की हेल्प करने आता है। बर्नार्ड चौकीदार के कपड़े पहन लेता है ताकि वो मीटिंग में उनके पास रह सके, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। एग्जामिनर ने लोन्स में काफी गलतियां निकाली। बर्नार्ड को यकीन नहीं हो पाता कि ऐसे बेतिकुल लोन्स भी पास किए गए हैं। उन्हें यह पता चलता है कि फ्लोरेंस जूनियर यह सब कर रहा है। जब मैट बैंक को चलाने के लिए बैंक की तरफ जा रहा होता है तो वह प्रोटोकॉल भूल जाता है और उसने उस लॉयर की हेल्प की थी जिसे फ्लोरेंस जूनियर ने बताया था। इस वजह से फ्लोरेंस को लोन की प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। थोड़ी देर के बाद जॉय और बर्नार्ड मैट को कहते हैं कि सबसे समझदारी का काम यह है कि उनको मालिनी के बैंक में चले जाना चाहिए। मैट को बैंक छोड़ना ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वह जॉय और बर्नार्ड को बिना बताए एक प्लान बनाता है। इस प्लान के बारे में जॉय को अगले दिन पता चल जाता है। जॉय और बर्नार्ड बैंक की तरफ भागते हैं और वहाँ मैट की लोन्स के बारे में पूछते हैं। फ्लोरेंस यह सब देख रहा होता है। बर्नार्ड मैट से बुक मांगता है, लेकिन काफी देर हो चुकी है और फेडरल बैंक का एग्जामिनर आता है और मैनलैंड बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है और एबिया जॉय और बर्नार्ड को अरेस्ट कर लेती है। बर्नार्ड खुद को बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद बर्नार्ड और जॉय अपने लॉयर से मिलते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि जातिवाद के कारण उनके केस को काफी घसीटा जाएगा। इसी दौरान मैट खुद को बचाने के लिए अपने साथियों के खिलाफ गवाही देने के लिए सीनियर मैकलॉइन से बातचीत करता है। मैट अपने अगले कदम के बारे में सोचता है और एक फोन कॉल करता है। मैट माइकलेन के सजेशन को फॉलो करता है और वह अपने साथियों के खिलाफ सीनेट की सुनवाई में झूठी गवाही दे देता है। थोड़े दिनों के बाद बर्नार्ड माइकलेन से मिलता है और उसके प्रपोजल के बारे में सुनता है। वह बर्नार्ड के सामने चॉइसेस रखता है कि उसके साथ एक सौदा कर ले और मैट की गवाही की पुष्टि कर दे। बर्नार्ड को जो बोलना है वह बोल दे और जेल चला जाए। आखिर में बर्नार्ड वही कहता है जो उसके दिल में काफी सालों से होता है। वह जातिवाद के बारे में बोलता है। सुनवाई के बाद जॉय और बर्नार्ड के सारे प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया जाता है और उसको फेडरल जेल में भेज दिया जाता है। फ्लोरेंस जूनियर मैनलैंड बैंक को काफी कम कीमत में खरीद लेता है। इसी दौरान मैट पर भी कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाता है। कुछ सालों बाद जॉय और बर्नार्ड जेल से बाहर आ जाते हैं और यूनुस को उन दोनों को देखकर काफी अजीब लगता है, क्योंकि जॉय और बर्नार्ड अपना सब कुछ खो देने के बाद भी बहुत खुश थे। उनका कहना था कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया क्योंकि बहामास में उनके पास अपनी प्रॉपर्टी है। यूनुस को इस पर यकीन नहीं होता और बर्नार्ड से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। तब यह सामने आता है उस रात को जिस आदमी ने कॉल की थी गवाही देने से पहले वह बर्नार्ड था। मैट फिर बर्नार्ड को एक सेनेटर डील के बारे में बताता है और उससे माफी मांगता है। इसके बदले में बर्नार्ड उससे एक फेवर मांगता है और बहामास में 2 प्रॉपर्टी खरीदने को कहता है और उनके पास अभी भी 2 मेंशन हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।